हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डो टू स्टडी। तो आज हम करेंगे चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, आईसीएसई क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर। और ये मेरा यही चैप्टर पे थर्ड वीडियो। ओके, ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 में मैंने इंट्रोडक्शन और पॉलिटिकल कॉज का फर्स्ट कॉज, पार्ट 2 में मैंने सारे पॉलिटिकल कॉजेस, और पार्ट 3 यानी कि आज हम करने वाले हैं सोशियो रिलीजियस कॉजेस। ओके, सोशियो रिलीजियस कॉजेस मतलब कि वो कॉजेस जो इंडियन सोसाइटी और इंडियंस के रिलीजन के साथ से रिलेटेड थे। ओके, तो ऐसे क्या चीजें या फिर ऐसे क्या एक्ट्स या फिर पॉलिसीज या डिसीजंस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट दिए जो इंडियन सोसाइटी और रिलीजन को डिस्टर्ब करता था या फिर इंडियंस के सोशल और रिलीजियस लाइफ को इम्पैक्ट करता था। ओके, सो लेट्स सी ऑल ऑफ दैम वन बाय वन। पहला वाला है इंटरफियरेंस विद सोशल कस्टम्स, मतलब कि जो सोशल कस्टम्स बरसों से चले आ रहे हैं उन सब में इंटरफियर करना। सो लेट्स सी दैट। सी हियर, जो भी रिफॉर्म्स मतलब कुछ रिफॉर्म्स लाए, कुछ चेंजेस लाना चाहते थे ब्रिटिश यही सोशल कस्टम्स में। तो ये जो चेंजेस, जो रिफॉर्म्स ब्रिटिश लाना चाहते थे इंडियन सोशल लाइफ या इंडियन रिलीजियस लाइफ में, दे वेयर फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियंस। ऐसे जो सब पॉलिसीज इधर मेंशन है सब के सब इंडिया के सोशल लाइफ को इम्प्रूव ही करता, इंडियंस के लाइफ को इम्प्रूव ही करता। बट दे वर नॉट वेलकम बाय द मासेस। बट जो इंडियन थे उनका मेंटालिटी इतना, दे वर नॉट सो ओपन माइंडेड टू एक्सेप्ट ऑल दीज चेंजेस। वो लोग नहीं चाहते थे कि जो हम बरसों से रिफॉर्म्स, जो हम बरसों से जो भी रीति रिवाज चलाते आ रहे हैं उसमें कुछ चेंज हो। ओके, सो लेट्स सी दैट। बट इंडिया के लिए कुछ रिफॉर्मर्स थे। ओके, सम रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया हेल्प्ड और असिस्टेड। ओके, इंडिया के लिए कुछ रिफॉर्मर्स, यही जो ब्रिटिशर्स थे जो ये सब रिफॉर्म्स लाना चाहते थे इंडिया में, उनको असिस्ट किया है और हेल्प किया है बिकॉज दे वांटेड अ चेंज इन द इंडियन सोसाइटी, दे वांटेड द बेटरमेंट ऑफ इंडियंस। ओके, सो लेट्स सी दैट। फर्स्ट वन इज एबोलिशन ऑफ सती। 1829 में ब्रिटिश ये रिफॉर्म लाए, दैट इज एबोलिशन ऑफ सती। सती क्या होता है? सती वाज अ मीन्स प्रैक्टिस। ओके, सती एक प्रैक्टिस था जो सदियों से चलता आ रहा था, जिसमें इफ अ वुमन्स हस्बैंड इज डेड, देन उनका जो फायर होता है, मतलब जिसमें वो जलाते हैं वो डेड बॉडी को, उसी में वो वाइफ को भी कूदना था। एंड शी ऑल्सो हैज टू गिव अवे हर लाइफ। समझे? सो ये जो सिस्टम था, इट वॉज रियली ब्रूटल, इजंट इट? कोई एक जिंदा इंसान ऐसे ही कूद जाएगा मतलब आग में, just because of the reason that her husband died? Wasn't it very cruel and brutal? So they wanted to change this policy, change this practice. Therefore they said that therefore they introduced abolition of sati in the year 1829. Okay, now the next one is introduction of Widow Remarriage Act in 1856. This reform was introduced in 1856. It means that if a woman's husband is dead, or if they are separated, then if a woman's husband is dead, okay, widow means if a woman's husband is dead, then she would be allowed or she can remarry. Okay, the next one is opening of Western education to girls. मतलब वेस्टर्न एजुकेशन यानी कि इंग्लिश लर्निंग और ऐसे वेस्टर्न एजुकेशन, जैसे एजुकेशन सिस्टम वेस्टर्न साइड में फॉलो किया जाता था, वैसे ही एजुकेशन सिस्टम इंडिया में भी वो लोग ओपन किए फॉर गर्ल्स। ओके, मीन्स दे वेयर टॉट इंग्लिश, बट द इंडियंस डिड नॉट लाइक दिस। इंडियंस को ये पसंद नहीं आया कि हमारे लड़कियों को इंग्लिश सिखाया जा रहा है, दैट इज देयर लैंग्वेज। और उनको लगता था कि ऐसे वो लोग सिखा कर वो लोग ये वेस्टर्न एजुकेशन जो सब स्कूल्स में प्रमोट कर रहे हैं, उधर वो लोग क्रिश्चियनिटी भी प्रमोट कर रहे हैं, और हमारे बच्चों को वो लोग ट्रांसफर कर देंगे और दे विल मीन्स फोर्स करेंगे हमारे बच्चों को कि तुम भी क्रिश्चियन
बन जाओ, ऐसे सब उनका मेंटेलिटी था। ओके, बट एक्चुअली उनको इंग्लिश, दैट इज लिटरेचर, साइंसेस, यही सब सब्जेक्ट सिखाया जा रहा था। ओके, देयर वर नो सच policies in the Britishers' mind. Okay, so these were some good reforms, isn't it? Indian society needed them, but still Indians were resented. But still Indians को अच्छा नहीं लगा कि ऐसे सब reforms हो रहा है. Okay, the second one is apprehensions about modern innovations. Okay, इंडिया में कुछ नए मॉडर्न चीजें को जो ब्रिटिशर्स है सेट कर रहे थे, ताकि उनका जो ब्रिटिशर्स का कम्युनिकेशन सिस्टम था या फिर ब्रिटिशर्स को ट्रांसपोर्ट करना था गुड्स, वो सब थोड़ा आसानी से हो पाए। ओके, लाइक दे वर पेविंग द रेलवेज एंड दे वर इरेक्टिंग टेलीग्राफ पोल्स। ओके, मतलब रेलवेज जो है इंडिया में कौन इंट्रोड्यूस किया? ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किए, इजंट इट? तो वो लोग रेलवेज बहुत सारे बनाए, और टेलीग्राफ पोल्स जो है, टेलीग्राफ पोल्स मींस इट्स सिमिलर टू द टेलीफोन पोल्स। आप देखते हैं ना, बड़ा सा एक ठो और ऊपर में से बहुत सारे केबल्स जाता रहता है, वही है टेलीग्राफ पोल्स। ओके, तो ये सब सिस्टम वो लोग इंडिया में लाए। टेलीग्राफ क्या है? टेलीग्राफ मैसेजिंग के लिए यूज होता है, मतलब इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट मैसेजिंग सिस्टम। मतलब कहीं दूर से, बहुत माइल्स दूर से वो लोग मैसेजेस को ट्रांसफर करते थे बाय द इलेक्ट्रिक केबल्स। ओके, जो इलेक्ट्रिक केबल्स रहता है ना जो पोल्स में, उसी के थ्रू वो लोग मैसेजेस ट्रांसफर करते थे। तो ये जो टेलीग्राफ पोल्स है, टेलीग्राफ पोल्स आप देखें, आप जानते भी हैं, टेलीफोन पोल्स, टेलीग्राफ पोल्स, दे सिमिलर लुकिंग, मतलब वो इतना बड़ा बड़ा और पूरा वायर जाता रहता है। तो फिर ऐसा रूमर फैल गया था, ऑल्दो उसका ओरिजिनल पर्पस था टेलीग्राफ सिस्टम के लिए वो पोल्स इरेक्टेड थे, बट ऐसा रूमर्स फैल गया था कि ये जो टेलीग्राफ पोल्स है वो इंडियंस को हैंग करने के लिए है। ओके, इंडियंस को फांसी देने के लिए है। जो भी इंडियन उनके ब्रिटिशर्स के पॉलिसीज के अगेंस्ट जाएगा, उनको यही टेलीग्राफ पोल्स में फांसी देंगे, ऐसा रूमर फैल गया था। और लोग मान भी गए थे, बिकॉज दे वर नॉट सो एजुकेटेड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस सिस्टम्स, मॉडर्न इनोवेशंस, इजंट इट? नेक्स्ट, और क्या था? हाँ, मैंने जैसे कहा रेलवेज बहुत सारे बनाए थे। तो रेलवेज क्यों बनाए थे ब्रिटिश? ताकि वो लोग अपना गुड्स आसानी से ट्रांसफर कर सके, और फर्दरमोर धीरे धीरे करके लोग भी उसी में ट्रैवल करना शुरू किए। तो फिर उधर जो ऑर्थोडॉक्स इंडियंस थे, मतलब बहुत नैरो माइंडेड थे कि हाँ जाति पर, मतलब बहुत कास्ट सिस्टम, रिजिड कास्ट सिस्टम में बिलीव करते थे कि लोअर कास्ट के लोग हमें नहीं छुएंगे, हमारे कुएं से पानी नहीं पिएंगे, ऐसे बहुत सारे वो लोग उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के रखे थे ना। तो वो सब ऑर्थोडॉक्स इंडियंस नोटिस किए कि हम जब ट्रेन में बैठते हैं एक सीट में, तो जो दूसरा व्यक्ति है उसका भी टिकट नंबर हमारे बगल में है, मीन्स इवन इफ द अदर पर्सन इज ऑफ लो कास्ट, भले ही वो लो कास्ट का हो, बट फिर भी उसका टिकट नंबर हमारे पास मतलब हमारे सीट के पास में है, तो हमारे साथ बैठता है। ऐसे कैसे हो सकता है? सो दे वर रियली alienated. Okay, so let's see the rumors. There were rumors that the telegraph poles were erected to hang people against who were against the British. Okay, against the British. Then the other misconception or the other apprehension was that Orthodox Indians did not like that in railway compartments people from higher caste and lower caste were made to sit together. Okay, तो ये दो पॉइंट्स हम डिस्कस कर दिए। आप क्या करेंगे? पॉज करेंगे और नोट करेंगे। ओके, डू दैट। ओके, so the third socio-religious cause is policy of racial discrimination. Okay, तो racial discrimination का मतलब क्या है? रेस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट करना लोगों को। रेस मतलब उनका जाति, उनका वंश, उसके बेसिस पर लोगों को डिस्क्रिमिनेट करना। सो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो लोग मानते थे कि हम बड़े रेस के हैं, हम सुपीरियर रेस के हैं, ये इंडियंस के साथ अगर कंपेयर करें तो हम सुपीरियर रेस के हैं। तो यही मेंटेलिटी के साथ जो ब्रिटिशर्स हैं इंडियंस को बहुत इल ट्रीट करते थे, जैसे कि
बहुत इंफीरियर है वैसा एक फीलिंग के साथ इंडियंस को ट्रीट करते थे। ओके, और इसी की वजह से अभी भी हम बहुत जगह पर देख सकते हैं कि कुछ मतलब अभी मीन्स वो एक प्रूफ जैसे रखा गया कई जगहों पर, ऐसा होटल्स या क्लब्स थे जहां पे लिखा गया था ओनली फॉर व्हाइट, ओके, मीन्स ओनली फॉर ब्रिटिशर्स, इंडियंस आर नॉट अलाउड। एंड यू नो जो हमारा ताज होटल है, इतना बड़ा होटल, वो क्यों बना और कैसे बना, उसका स्टोरी ये है कि ताज होटल के जो ऑनर थे, जो बनाया है ताज होटल, वो उनको बहुत गुस्सा है कि ऐसे कैसे लिख दिया है ओनली फॉर यूरोपियंस, ओनली फॉर व्हाइट एंड वी आर नॉट अलाउड। तो उनको बहुत खराब फील हुआ और उसी के चलते वो ताज होटल बनाया, where it was only for Indians, isn't it? Isn't that was an amazing story? So उसके बारे में और थोड़ा फाइंड आउट करने का कोशिश कीजिए। ओके, सो ये मैं बोलते बोलते मुझे याद आ गया तो मैं बोलती हूँ। ओके, सो लेट्स मूव बैक। ब्रिटिश ऑफिसर्स वर रूड एंड एरोगेंट टुवर्ड्स इंडियंस, क्योंकि उन्हें लगता था हम इनको रिस्पेक्ट क्यों दें, हम इनके साथ अच्छे से बिहेव क्यों करें, बात क्यों करें अच्छे से, क्योंकि हम तो सुपीरियर है, isn't it? वैसा एक फीलिंग था उनके पास, उनके मन में। They believed that they were superior to Indians in race. They dubbed Muslims as cruel and unfaithful. वो लोग मुस्लिम्स को ऐसा दिखाते थे कि वो लोग क्रूएल है, अनफेथफुल है, मतलब बिलीव नहीं कर सकते उनको, ऐसे वो मुस्लिम्स को दिखाते थे। अंडरस्टूड? मतलब लोगों के बीच में ऐसा एक इमेज बनाते थे मुस्लिम्स के बारे में कि मुस्लिम्स क्रूएल है, अनफेथफुल है, उनको अपने साथ मत मिलाओ, ऐसे एक मेंटेलिटी लोगों में ब्रिटिशर्स बनाते थे ताकि डिवाइड हो पाए। Isn't it? दिमाग बहुत चला रहे थे। Then European officers ill-treated and insulted Indians. Some European officers Indians को ill-treat और insult करते थे, मतलब काम में हो या फिर ऐसे ही citizens को। Okay, this was the third point. Let's move on to the fourth one, that is corruption in administration. जो भी administration था, corruption था। See, corruption कब से चलता आ रहा है? अभी भी है, अभी भी नहीं गया, isn't it? So administration में corruption था, इसी की वजह से क्या होता है, जो रिच है, जिनके पास पैसा है, वो लोग करप्शन के सहारे निकल जाते थे। बट जो पुअर है, जिनके पास पैसा नहीं है, बट इवन इफ जस्टिस उन्हीं के साइड में हो, बट स्टिल दे वेयर मीन्स ये जो जुडिशियल मैकेनिज्म है उसमें वो लोग पिस जाते थे। अंडरस्टूड? पुलिस एंड पिटी ऑफिशियल्स वेयर करप्ट, rich got away with the crime, but poor were tortured, looted, oppressed. Understood? Poor का हालत बहुत खराब था, तब भी अब भी, but still we can say there are some improvements. Okay, anyway, let's move on to the fifth point, that is oppression of poor. Poor को कैसा oppress किया जाता था, उनको कैसा ill-treat किया जाता था, उनको कैसा मारा जाता था, imprison किया जाता था। Let's see. Poor were tortured and imprisoned for their inability to pay rent, land revenue, and debt on their land. The judicial system enabled the rich to oppress poor. मतलब जैसे कि आप जानते हैं, पहले जो है मतलब ये टाइम में जो फार्मर्स फार्मिंग करते थे, उनका खुद का लैंड नहीं था, उनके पास इतना पैसा नहीं था, they were not so rich that they can have their own land. तो फिर वो लोग क्या करते थे, जो जमींदार है, जो क्या बोलते हैं लैंड ओनर्स है, उनसे जो लैंड है वो लेते थे। ओके, वो लैंड के ऊपर उनका जितना प्रॉफिट मिल रहा है उसका कुछ परसेंटेज या फिर रेंट में एक्चुअली लैंड लेते थे। ओके, सो दे हैड टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एज रेंट। तो फिर जो रेंट या मनी लेंडर्स या जमींदार रखते थे वो बहुत ज्यादा होता था। सॉरी, लैंड लेंडर्स और जमींदार जो रखते थे मनी की, हाँ तुम्हें इतना रेंट लेना है, वो उनके इनकम से बहुत ज्यादा होता था। सो पहले तो वो लोग ले लेते थे, बट बिकॉज दे हैव नो अदर वे, एटलीस्ट उनको एक ईयर का खाने के लिए उनको वो जो फार्मिंग करना पड़ता था, isn't it? तो फिर वो लैंड लेते थे, फार्मिंग करते थे, बट जो उनका प्रॉफिट मिलता था वो इतना सफिशिएंट नहीं था कि वो मनी पे कर पाए। तो फिर वो कुछ मनी वापस दिए और कुछ मनी नहीं दे पा रहे थे। सो उसके ऊपर फिर डेब्ट आ जा रहा था, मतलब इंटरेस्ट लग जा रहा था। जैसे कि आप जानते हैं बैंक में लोन लेने से कैसे इंटरेस्ट लगता है, वैसे इंटरेस्ट होकर
हो होकर बहुत बढ़ जा रहा था. So this was a situation scenario then. Okay. फिर क्या होता था, फिर कोर्ट में जाता था वो केस, और फाइनली जो पुअर है वो इम्प्रिजन हो जाता था. मतलब he was jailed because of the inability to pay the rent or land revenue. Okay, that's what is written here. एक बार पढ़ते हैं. Poor were tortured and imprisoned for their inability to pay rent. Okay, land revenue होगा. Okay, land revenue. Just a minute. थोड़ा सा ठीक कर देते हैं. ये होगा land revenue and debt on their land. Lands all of here, isn't it? The judicial system enabled rich to oppress poor. Okay. तो रिच जो है, जो जमींदार से वो लोग सब केस कर देते थे, और ये पुअर लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो केस को सेटल कर पाए या फिर मनी वापस दे पाए, तो फिर वो लोग फंस जाते थे. दैट इज इन द वो लोग इम्प्रिजन हो जाते थे. ओके, तो नोट करो, पॉज करो, नोट करो, जल्दी करो. ओके, okay, so the sixth cause, that is social religious cause, is activities of missionaries. अब मिशनरीज कौन होते हैं? मिशनरीज वो पीपल होते हैं जो अपने रिलीजन या कोई एक रिलीजन के बारे में प्रीच करते हैं. ओके, सो तो इधर मिशनरीज जो है क्रिश्चियन मिशनरीज है, जो क्रिश्चियनिटी के बारे में लोगों तक पहुंचाते हैं, क्रिश्चियनिटी को लोगों तक पहुंचाते हैं, उसके बारे में सबको बताते हैं. ओके, सो लेट्स सी. 18th सेंचुरी में ब्रिटिश को कोई पर्टिकुलर रिलीजन की तरफ ज्यादा, मतलब ऑल्दो ब्रिटिश इंडियन से अलग थे रिलीजन और रेस में, उनका रिलीजन क्रिश्चियनिटी था, बट इंडियंस मोस्टली हिंदू थे और मुस्लिम्स भी थे, और कुछ मुस्लिम्स भी थे, isn't it? So majority हिंदू एंड माइनॉरिटी वर मुस्लिम्स. तो 18th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स को कोई ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं था. They showed very friendly attitude towards Hindus also, towards Indian religions. मतलब उनको कोई ऐसा नहीं था कि वो लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे थे रिलीजन्स के बीच में. ओके, सो और उसके चलते ही जो ब्रिटिशर्स है, कुछ हिंदू टेम्पल्स के ट्रस्टीज भी थे. ट्रस्टीज मतलब जो फंड करते हैं वो टेम्पल्स के लिए, इसलिए वो टेम्पल का वर्किंग के लिए जो फंड करते हैं. तो ऐसे 18th सेंचुरीज में उनको कोई भेदभाव नहीं था. बट इन द 19th सेंचुरीज ऐसे देखा गया कि ब्रिटिशर्स जो है इंडियन रिलीजन और कस्टम को मतलब बुराई कर रहे थे. ओके, और वो लोग कुछ चेंज करना चाहते थे इंडियन सोशल कस्टम्स में, और वो लोग आइडल वर्शिप को नहीं मान रहे थे. दे वर सेइंग दैट दिस ऑल इज वर्थलेस, ऐसा उनका एटीट्यूड था. ओके, सी. In the 18th century, the British were friendly towards Indian religion. They were even trustees of some Hindu temples. But in the 19th century, British interfered with the religious and social customs. Yes, the religious और social customs है उसमें interfere किए. भले ही वो interference अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए, but Indians को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो सती है और विडो रीमैरिज एक्ट, ये सब ब्रिटिशर्स ही किए थे, isn't it? And that was through an interference in the social religious customs, which can also come under it. But ये जो interference है वो इंडियंस को अच्छा नहीं लगा. Okay, they thought that ये जो interfere कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग अपने religions बदल दें. They denounced idol worship. Okay, मतलब वो लोग सपोर्ट नहीं करते थे. Then after 1813 के बाद से जो नंबर ऑफ एमिसरीज थे, जो लोग अपने रिलीजन के बारे में प्रचार करते थे, जो प्रीचर्स थे, उन सब का नंबर और एक्टिविटीज क्रिश्चियन मिशनरीज का एक्टिविटीज बढ़ता चला गया. सो इंडियंस को बहुत फियर हुआ, उन्हें लगा कि ये जो सब हो रहा है एक्टिविटीज, और जो ब्रिटिशर्स हमारे कस्टम, रिलीजियस, सोशल रिलीजियस कस्टम में जो इंटरफियर कर रहे हैं, ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपना रिलीजन कन्वर्ट कर दे और क्रिश्चियनिटी में बदल जाए. ओके, सो लेट्स रीड ऑल दीज थिंग्स once again.
In the 18th century, the British were friendly towards Indian religion. They were even trustees of some Hindu temples. In the 19th century, the British interfered with the religious and social customs. They denounced idol worship. Then after 1813, there was an increase both in the number and activities of Christian missionaries. Indians thought government was supporting missionaries who would convert them to Christianity. तो इंडियंस को लगा ये जो मिशनरीज पर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है और इसी की वजह से they were alienated against the British government. तो अब क्या करेंगे? लिखो लिखो, जल्दी लिखो. Okay, now let's see the seventh point of socio-religious causes. Okay, that is fears regarding Western education. मैं पहले भी कही थी इसके बारे में, isn't it? तो वेस्टर्न एजुकेशन धीरे धीरे करके हमारे कंट्री में स्टार्ट हो रहा था या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे इम्प्लीमेंट करा रहा था ताकि वेस्टर्न एजुकेशन में क्या सारे जो सब्जेक्ट्स है वो सिर्फ इंग्लिश में सिखाया जाता था ताकि जो न्यू जनरेशन है वो एटलीस्ट ब्रिटिशर्स के साथ बिना कोई प्रॉब्लम के साथ इंटरेक्ट कर सके. शायद उसी मिशन के साथ वो लोग वेस्टर्न एजुकेशन को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर रहे थे. ओके, बट जो इंडियंस है वो लोग इसके उनको ये चेंज उतना पसंद नहीं आया. ओके, बिकॉज अर्ली क्या है हिंदू स्टूडेंट्स मेजरली वो लोग संस्कृत में एजुकेशन लेते थे और जो मुस्लिम स्टूडेंट थे वो लोग मेजरली उर्दू में एजुकेशन लेते थे. और पंडित्स और मौलवीज ये लोग पंडित्स हिंदूज को पढ़ाते थे और मौलवीज मुस्लिम्स को पढ़ाते थे, मुस्लिम स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे. तो फिर ये लोगों को भी ये अच्छा नहीं लगा क्योंकि एक में तो उनका जॉब हैम्पर हो रहा था एंड फर्दर उन्हें लगा कि ये जो शिफ्ट हो रहा है ओरिएंटल लर्निंग से वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ ये अच्छा नहीं है. और जो इंडियन पेरेंट्स है उनको लगा, वो लोग ऐसे सस्पेक्ट किए कि ये जो हमारे बच्चों को वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ा रहे हैं तो वेस्टर्न एजुकेशन का मेन एम लिटरेचर या साइंस पढ़ाना नहीं है. रादर वो लोग चाहते हैं कि एजुकेशन के थ्रू एजुकेशन एक ऐसा मीडियम हो जाए जिसके वजह से जिसको यूज करके वो चिल्ड्रन को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए मजबूर करे. ऐसे इंडियन पेरेंट्स को लगता था. बट दैट वाज नॉट द ट्रूथ, इजंट इट? बिकॉज कोई सी भी लैंग्वेज में हो एजुकेशन और नॉलेज तो नॉलेज ही होता है, इजंट इट? ओके, सो लेट्स सी द पॉइंट्स दैट्स रिटन हियर. Fears regarding Western education. In 1829, Bengal government established English class in Calcutta Madrasa. Okay, 1829 में Calcutta Madrasa में पहली बार इंग्लिश क्लासेस स्टार्ट हुआ. कैलकाटा बंगाल में आप सब जानते हैं. मद्रासा जो होता है मुस्लिम इंस्टीट्यूशन होता है ऑफ एजुकेशन. ओके, तो इधर वो लोग पहली बार इंग्लिश क्लासेस एस्टेब्लिश किए. उसके बाद फिर और भी जगह पर एक एक करते गए. फिर नेक्स्ट ही बनारस संस्कृत कॉलेज में भी वो लोग इंग्लिश क्लासेस एस्टेब्लिश किए. संस्कृत कॉलेज मींस मेनली हिंदू स्टूडेंट्स ही पढ़ते होंगे. सो पंडित्स एंड मौलवीज did not like that Oriental learning was shifting to Western education. Okay, and people suspected that the aim of Western education was not to teach literature and sciences, but was to convert their children to Christianity. तो ऐसा सब सस्पेक्शन था. ओके, सो पॉज करो और नोट करो. ओके, okay, so now we are going to discuss the last two points under the social religious causes. Okay, तो जो एक cause है वो है taxing religious places. Religious places मतलब जो लैंड जिस लैंड पे टेम्पल्स या मॉस्क सिचुएटेड था, वो जो रीजन्स को पहले के जो रूलर्स हैं लाइक मुगल रूलर्स और मराठा रूलर्स, कोई भी रूलर्स वो सब लैंड्स के लिए टैक्स वो सब लैंड्स पर टैक्स नहीं लगाते थे एज दे वे होली प्लेसेस, इजंट इट? तो वो सब लैंड्स जो है टैक्स से एग्जम्प्टेड थे. बट ब्रिटिशर्स ने कहा
we want land tax on these lands too. Okay, तो फिर ऐसे सुनकर उनको बहुत मतलब इंडियंस जो थे उनका रिलीजियस सेंटिमेंट्स बहुत हर्ट हुआ, बिकॉज फॉर इंडियंस रिलीजन इज द ग्रेटेस्ट थिंग, इजंट इट? तो वही जगह जहाँ पर उनका गॉड सिचुएटेड है वो प्लेस का भी ये लोग लैंड टैक्स ले रहे हैं, सो दे वेर रियली रिसेंटेड. ओके, सो लेट्स सी दैट taxing religious places. The official policy of taxing lands belonging to religious places hurt religious sentiments of Indians. These lands were exempted from taxation by earlier rulers. तो जो लोग ये लैंड में रहते थे, मीन्स जो लोग ये लैंड से रिलेटेड थे, लाइक द प्रिस्ट्स एंड देयर फैमिलीज और द मौलवीज एंड देयर फैमिलीज, सो वो लोग ऐसे कहना शुरू कर दिए कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है दे अंडरमाइन आवर रिलीजन, मतलब वो लोग अपने हमारे रिलीजन को बहुत मतलब दे डिड नॉट गिव मच इम्पोर्टेंस टू आवर रिलीजन, ऐसे सब वो लोग कहने लगे, फैलाने लगे. ओके, सो नाउ लेट्स सी द 9th cause, that is the law of property. ओके, तो ये लॉ ऑफ प्रॉपर्टी पहले जो था, मतलब ये रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट 1850 में पास होने से पहले या फिर रूल में आने से पहले ऐसा था कि जो फादर का प्रॉपर्टी है वो उनका सन इनहेरिट नहीं कर सकता अगर वो अपना रिलीजन चेंज कर देता है. तो इट मीन्स अगर हिंदुइज्म से और कोई रिलीजन में वो कन्वर्ट हो जाता है देन फादर का प्रॉपर्टी उसे नहीं मिलेगा. बट अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 1850, इसके हिसाब से इवन इफ अगर वो अपने रिलीजन को कन्वर्ट कर देता है, मतलब हिंदुइज्म से और कोई भी रिलीजन में वो कन्वर्ट हो जाता है, देन ऑल्सो ही हैज द राइट टू इनहेरिट हिज फादर्स प्रॉपर्टी. ओके, तो जब ऐसे हुआ तो लोगों को लगा कि हिंदूज को लगा कि अगर ऐसे होगा देन द पीपल विल, मतलब अगर वो चाहते हैं कि अपने रिलीजन को कन्वर्ट करें देन वो लोग बिना कोई डर से कन्वर्ट करेंगे. बट पहले अगर वो चाहते भी तो वो लोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि they wanted their property, isn't it? They didn't want that their property will go to someone else hand. तो उसी के चलते वो लोग नहीं करते. बट अभी एक थ्रेट जैसे हो गया था, अगर कोई करना चाहता है then they can do. ओके, तो उससे लगा कि हिंदुइज्म का जो लोगों को लगा कि ये जब आ जाएगा तो हिंदुइज्म, जितने पीपल हिंदुइज्म रिलीजन में है वो कम होने के चांसेस है, एंड देयर कैन बी अ कन्वर्ट फ्रॉम हिंदू टू क्रिश्चियनिटी. ओके, बिकॉज उनके पास अब एक छूट मिल गया था उन्हें. सो लेट्स सी लॉ ऑफ प्रॉपर्टी. रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 1850 changed the Hindu law of property. Property of father can be inherited even if the person converts his religion from Hinduism to any other religion. Okay, तो आज का हम ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि हमारा सोशल रिलीजियस कॉजेस भी खत्म हो चुका है, isn't it? The next video, that is part 4 में हम the next cause, that is military